दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक देशपांडे नागपुर से आपका सहर्ष अभिवादन करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएमके की। आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र से डीएमके की बात कैसे हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं डीएमके की ही बात कर रहा हूँ। ये डीएमके क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र में ये माना जा रहा है कि एक ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जो मोदी सरकार के लिए एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आ सकता है। मतलब मोदी जी का जो 2024 के चुनाव में 400 पार का जो नारा है या सपना है, या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना है, उस सपने को अगर कहीं उसमें कहीं खलन पड़ सकती है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कुछ भी नतीजे आएंगे वो नतीजे तय करेंगे कि मोदी जी का भविष्य क्या है। अब महाराष्ट्र का डीएमके के साथ क्या संबंध, ये सवाल आपके मन में आया होगा, वो लाजमी है। तो दोस्तों ये जो डीएमके है वो तमिलनाडु वाला डीएमके नहीं है। ये डीएमके है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है दलित, मुस्लिम और कुणबी। आपको दलित और मुस्लिम तो पता है, आप उससे भली भांति परिचित है। कुणबी क्या है? तो कुणबी वो एक कास्ट होती है जो ज़्यादातर किसानी खेती में होती है और एक तरह से वो अपर कास्ट में आती है। वो मराठा जो कम्युनिटी है, मराठा जो कास्ट है, उसका एक पार्ट ही है मान लो। मतलब कुणबी जो होते हैं वो मराठाओं में से ही आते हैं। वो मराठा जो एक लंबे अरसे से खेती किसानी करते आ रहे हैं, उनको कुणबी कहते हैं। ये जो कुणबी लोग हैं ये एक बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में है। 17-18% से ज़्यादा इनका प्रेजेंस महाराष्ट्र में है और ये ज़्यादातर विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इनकी संख्या शायद विदर्भ में ही है। और आप जैसे जानते हैं कि पहले दो चुनाव के जो चरण थे उसमें विदर्भ की 10 सीटों पर चुनाव मतदान हुआ। पहली 5 सीटें जो है वो पूर्व विदर्भ की थी, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और रामटेक, ये 5 सीटें थी। और दूसरे चरण में जो 5 सीटें थी वो अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम और वर्धा, ये 5 सीटें दूसरे चरण में थी। अब इन 10 सीटों पर पिछली बार शिवसेना भाजपा जो अलायंस था, मतलब जो ओरिजिनल शिवसेना है, संयुक्त शिवसेना, जो बाद में टूटी और उसके दो शक्ल बने, जिसमें एक अभी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में है, और दूसरा जो है जो ओरिजिनल उसके अध्यक्ष रहे उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नाम पर है। तो ये ओरिजिनल जो शिवसेना थी, इकट्ठा जब ये सारे लोग थे उस समय भाजपा के साथ में उनका अलायंस था, जो आपको पता ही है कि 25 सालों से उनका अलायंस चल ही रहा था। और उससे पहले 5 साल महाराष्ट्र में उनकी सरकार भी थी। तो 2019 में लोकसभा चुनाव में इन दोनों को मिलाकर विदर्भ में 10 में से 9 सीटें मिली थी। पूरे महाराष्ट्र में आपको पता ही है 48 में से 41 सीटें मिली थी। उसमें से विदर्भ की 10 सीटों में से 9 सीटें शिवसेना भाजपा के पक्ष में गई थी और केवल 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में गई थी, चंद्रपुर की सीट, जहाँ पर बाळू धानोरकर ये जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो जीते थे। पिछले साल उनका दुखद देहांत हो गया और उसके बाद फिर उनकी पत्नी अभी चुनाव के मैदान में है। उनके समक्ष जो चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी है वो है सुधीर मुनगंटीवार, जो महाराष्ट्र के एक मंत्री है। किसी ज़माने में 2014 में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ वो भी रहे हैं। तो ये जो अभी इन 10 सीटों पर चुनाव हुआ, और उसके साथ साथ दूसरे चरण में मराठवाड़ा की 3 सीटों पर भी चुनाव हुआ, नांदेड़, हिंगोली और परभणी। अब ये जो डीएमके फैक्टर है, दलित, मुस्लिम, कुणबी, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये फैक्टर जो महाविकास आघाड़ी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों का जो गठबंधन है उसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, जिनकी सरकार महाराष्ट्र में
2019 के बाद 2.5 साल थी, और फिर बाद में आपको पता ही है वो सारा इतिहास, जब भाजपा ने इन पार्टियों को तोड़ा था और फिर इनके साथ मिलकर एक सरकार बनाई जिसको महायुति की सरकार कहते हैं। तो ये जो महाविकास आघाड़ी जो है, इनके पक्ष में ये डीएमके फैक्टर, दलित मुस्लिम कुनबी फैक्टर काम कर रहा है। इस तरह से अभी खबरें जगह जगह से हमें प्राप्त हो रही है। अब जहाँ तक दलित और मुस्लिम का सवाल है, हम इससे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि दलित और मुस्लिम जो है वो बड़ी तादाद में अब की बार संविधान के मुद्दे को लेकर भाजपा के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। इस तरह की खबरें हर जगह से आ रही है। और जहाँ तक कुनबी कास्ट का सवाल है, कुनबी फैक्टर का सवाल है, मित्रों, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आंदोलन चला है रिजर्वेशन के लिए, मराठाओं को रिजर्वेशन मिले, इसके लिए जो मराठा आंदोलन पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में चल रहा है, और पिछले करीब करीब एक 1.5 साल से उसने काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया है। और उनका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो जरंगे पाटिल नाम के एक कार्यकर्ता है, वो कर रहे हैं। और उसके चलते जो महायुति की सरकार एकनाथ शिंदे जी के मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व में चल रही है, वो काफ़ी मुश्किल में आ गई है और उन्हें इस मुद्दे को संभालना मुश्किल हो गया है। अब जरंगे पाटिल जो है वो प्रचार करने लगे हैं कि सरकार वही आएगी जो उसी को मत देना है। वो अपने कम्युनिटी को बता रहे हैं कि उसी को मत देना है जो मराठाओं को रिजर्वेशन देगी और ओबीसी कोटा के अंदर देगी। इस तरह से वो इस चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। अब जहाँ तक कुनबी कास्ट का सवाल है, 1960 के दशक में उस समय पंजाब राव देशमुख कृषि मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, जो विदर्भ से आते थे, अमरावती से। तो पंजाब राव देशमुख जो है उन्होंने कुनबी कम्युनिटी को, कुनबी कास्ट को ओबीसी में इंक्लूड करवाने की एक मशक्क़त की थी और उसमें सफल हुए थे। और कुनबी तब से ओबीसी में इंक्लूडेड है, लेकिन सारे कुनबी नहीं है, सिर्फ विदर्भ के कुनबी है। कुछ मुझे लगता है उत्तर महाराष्ट्र के कुछ कुनबी उसमें उस समय उनका अंतर्भाव किया गया था। लेकिन मराठवाड़ा में जो कुनबी है, जो मराठाओं की एक सब कास्ट मैंने जैसा बताया आपको, उनको ओबीसी कैटेगरी में उस समय नहीं डाला गया था। कोंकण में कुछ है, उनको भी नहीं डाला गया था। तो ये एक जो बचा हुआ तबका है कुनबी कम्युनिटी का, वो ओबीसी कैटेगरी में उनको अंतर्भूत नहीं किया गया था, जिसके चलते अभी उनकी भावनाओं का उद्रेक हुआ है और वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमको ओबीसी की कैटेगरी के अंदर लिया जाए और रिजर्वेशन मुहैया कराया जाए। तो वो एजिटेशन चल रहा है अभी भी। फ़िलहाल इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, इसलिए उसको स्थगित किया गया है। हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद जून महीने में फिर से एक बार जरंगे पाटिल जो है वो इस आंदोलन का आगाज़ करेंगे, ऐसा उन्होंने एक इशारा भी दिया है। तो ये जो कुनबी कास्ट है, ये बड़ी मात्रा में अब की बार महाविकास आघाड़ी की तरफ से मतदान कर रही है, इस तरह की खबरें हैं। अब ये चंद्रपुर से भी इस तरह की खबर आ रही है, नागपुर से भी आ रही है, औरंगाबाद से भी आ रही है। औरंगाबाद में चुनाव हालांकि होना बाकी है, लेकिन वहाँ से भी आ रही है। तो ये शायद ये जो भावना है कुनबी समुदाय में, ये हर जगह है। और वो शायद एक जिस तरह से दलित मुस्लिम कम्युनिटी में संविधान वाला मैसेज चला गया है और उनको इस तरह से भी डर लग रहा है कि शायद संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में अगर हो तो शायद उनका रिजर्वेशन भी खत्म हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता, वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। कोई इस तरह की कोई अफवाहें फैलाई जा रही है और इसलिए लोगों का ऐसा मत बना है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के कई नेता इस तरह की बातें कई बार कर चुके हैं। तो इसके चलते दलित मुस्लिम कम्युनिटी में, और मुस्लिमों का संविधान से सीधा संबंध है, क्योंकि हमारा संविधान सेकुलरिज्म में विश्वास करता है और भाजपा जो है वो मुस्लिम समुदाय को
हिंदू और मुस्लिम को अस और देम, हम और वो, इस तर्ज पर देखते हैं। और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह से चुनाव में प्रचार करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो मुसलमानों को भी संविधान को अगर आहत पहुंचती है तो उससे मुसलमानों का भी नुकसान है। इसलिए मुस्लिम और दलित अब की बार इकट्ठा एक गट्ठा, जिसको कहते हैं एकमुश्त, मतदान करेंगे, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। तो वो कितना, उसका प्रोपोर्शन कितना है, कितनी तादाद में वो कर रहे हैं, अपने आप में अलग विषय है। लेकिन जो लोगों से बातें पता चल रही है, लोगों से बात करने के बाद और जिस तरह की रिपोर्टिंग भी हो रही है, उससे ये पता चलता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे दलित और मुस्लिम ये जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से और भाजपा, उनके जो अलायंस पार्टनर्स, उनके खिलाफ अपना मत डाल रहे हैं। अब कुनबियों का जो मामला है वो भी एक तरह से एक जो बड़ा क्राइसिस महाराष्ट्र की राजनीति में तैयार हुआ है मराठा आंदोलन के चलते, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। वो भी अपने आप को, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको भी ठगा गया है और वो भी इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस तरह का एक परिदृश्य महाराष्ट्र में बना हुआ है। अब महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है, अभी तक 2 ही चरण हुए और बाकी 3 चरणों में अभी तो केवल 13 ही सीटों पर मतदान हुआ है और अभी 35 सीटों पर अभी चुनाव होने बाकी है। तो आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अगर सेंटिमेंट है, वो विदर्भ में है, वो मराठवाड़ा में है, तो कोई कारण ही नहीं है कि वो सेंटिमेंट और जगह ना हो। केवल विदर्भ के दलित और विदर्भ के मुस्लिम और विदर्भ के कुनबी ही अफेक्टेड है और बाकी जगह के नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये माना जा रहा है कि ये सेंटिमेंट अक्रॉस द बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में है और ऐसा अगर है तो महाविकास आघाड़ी के लिए ये बहुत एक मुश्किल चुनाव साबित हो सकता है। ऑलरेडी इसका ग्राउंड ट्रूथिंग भी कई लोग कर चुके हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही है। और जो सर्वेज मतलब थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में जाने वाले, ऐसा आप कह सकते हैं, वो सर्वेज भी बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर्स को 30 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहे हैं। मतलब वो भी दिखा रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले उनको कम से कम 11 सीटों का नुकसान है। तो 1 महीना पहले तक हम बीजेपी से सुन रहे थे कि उनको वो 45 सीटें मिलेंगी, 45 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इस तरह की बातें बीजेपी के लोग कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने उस तरह की बातें बंद कर दी है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। तो महाराष्ट्र में ये जो डीएमके फैक्टर है ये काफ़ी इसने तूल पकड़ा है, इस तरह से खबरें आ रही है। इसके कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। नागपुर में 6 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें एक नॉर्थ नागपुर और सेंट्रल नागपुर। नॉर्थ नागपुर में दलित बहुल इलाका है और सेंट्रल नागपुर में बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। तो यहाँ पर नागपुर में जो कुल 54-55% का जो मतदान हुआ उसमें ज़्यादा मतदान जो है इन 2 इलाकों में हुआ। और एक पूर्व नागपुर है जो गडकरी जी का जहाँ पर घर है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, लेकिन वहाँ पर भी मुस्लिम और दलित पॉपुलेशन है ही, अच्छी तादाद में है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर दलित और मुस्लिम है वहाँ पर ज़्यादा मतदान नागपुर में हुआ। और बाकी जो 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण, ये जो है इनमें मतदान रिलेटिवली कम हुआ है। और ये सारे जो इलाके हैं ये बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, यहाँ पर मतदान कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के मतदाताओं में एक तरह का निरुत्साह दिखा और वहाँ पर मतदान कम हुआ। तो ये चित्र जो है नागपुर की चुनाव को बड़ा ही रोचक बना देता है, जहाँ पर आप जानते हैं कि बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई लोग तो ये मानते हैं कि ये भी सीट डेंजर जोन में है, लेकिन जो जानकार है वो ये मानते हैं कि आखिर में जीतेंगे तो गडकरी जी ही। हालांकि मार्जिन उनकी बहुत कम हो जाएगी लेकिन वही जीतेंगे। उनका जो कद है वो इतना बड़ा है कि उनका हारना लगभग नामुमकिन सा माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो डीएमके फैक्टर है, उसी तरह से चंद्रपुर में भी वही हुआ है। हालांकि चंद्रपुर में मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं, 50,000 से ज़्यादा उनके वहाँ पर मत नहीं है, लेकिन कुनबी और दलित, ये वहाँ कुनबी बहुत बड़ी तादाद में है और वहाँ पर कुनबी लोगों ने बड़े पैमाने पे उन्होंने मतदान किया है। इस तरह से खबरें आ रही है। और वहाँ की जो
कैंडिडेट है वो कुणबी है। नागपुर में भी जो महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट है विकास ठाकरे वो कुणबी है, तो नागपुर में भी कुणबी वोट काफ़ी चला है और उसमें से ज़्यादातर विकास ठाकरे को गया होगा, इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन कुणबियों के साथ साथ तेली कम्युनिटी जो होती है वो भी बड़ी तादाद में है, लगभग इक्वल उनके नंबर्स होंगे, एक जैसे होंगे। वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में हमेशा ही मतदान करते हैं हर जगह। तो वो चंद्रपुर में भी है, नागपुर में भी है, हर जगह, वर्धा में भी है। वर्धा एक तेली कम्युनिटी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर भाजपा से रामदास तड़स जो इससे पहले भी 2019 में चुनकर आए थे वो प्रत्याशी हैं, और उनके साथ जो प्रत्याशी कांग्रेस एनसीपी के खड़े हैं वो अमर काले, वो एक यंग फेस है। तो वहाँ पर कुणबी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में, तो तेली भी बड़ी तादाद में, तो वहाँ पर एक बहुत ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। उसी तरह से अमरावती में भी, और सबसे इंटरेस्टिंग अकोला में पहली बार, जहाँ से वो प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के लड़ रहे हैं, वहाँ से पहली बार कांग्रेस ने एक कुणबी कैंडिडेट दिया है। भाजपा का एक कुणबी कैंडिडेट वहाँ पर है ही, संजय धोत्रे के जो सुपुत्र है, संजय धोत्रे जो पूर्व एमपी है, उनके सुपुत्र जो है वो वहाँ से लड़ रहे हैं अभी बीजेपी की तरफ से, और उनके अपोजिट जो लड़ रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, वो एक नए उन्होंने कुणबी कैंडिडेट वहाँ पर दिया। तो वहाँ पर भी कुणबी फैक्टर अभी काम करेगा ऐसी अपेक्षा की जा रही है। उससे पहले कांग्रेस हमेशा ही वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया करते थे, इसलिए कि अमरावती और ये पूरा अमरावती जो डिवीज़न जो पश्चिम विदर्भ है, जिनके जहाँ पर मतदान दूसरे चरण में हुआ, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी सब्सटेंशियल है, बड़ी तादाद में मुस्लिम पॉपुलेशन हर ज़िले में है लगभग। तो वहाँ पर हमेशा ही कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट दिया करती थी। अब की बार पहली बार उन्होंने कुणबी कैंडिडेट दिया है। तो वहाँ पर आपको पता ही है कि प्रकाश अंबेडकर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं हमेशा वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, और वो 2 बार वहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं बहुत पहले। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उनको यश प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो वहाँ से लड़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है दलित मुस्लिम कुणबी, इसके चलते अब की बार प्रकाश अंबेडकर का जो उनके लिए जो मतदान होने वाला है हुआ है, वो पिछली बार से उनको कम मत मिलेंगे, इस तरह का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 2-4 जून को हमको पता चलेगा ही कि क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये है। तो और पश्चिम विदर्भ की जो 5 सीटें हैं उसमें एक और खासियत थी, जैसे मैंने बताया आपको कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुस्लिम, दलित और कुणबी ये फैक्टर वहाँ पर भी बड़े ज़ोरों से काम करेगा, ऐसा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि पूरे विदर्भ में 10 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उस मतदान हुआ, उसमें कम से कम महाविकास आघाड़ी को अब की बार बहुत बड़ा नहीं तो एक इक्वल फुटिंग पर सक्सेस मिल सकता है। 5-5 ऐसा हो सकता है। कई लोग तो ये कयास लगा रहे हैं कि स्थिति एकदम उलट जाएगी, मतलब 2019 में जो 9 सीटें शिवसेना बीजेपी के पास थी और 1 ही कांग्रेस के पास थी, अब की बार स्थिति एकदम उलट जाएगी, यानी 9 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी और 1 ही सीट नागपुर की शायद बीजेपी को मिलेगी। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो उस तरह के स्पेकुलेशन में हम नहीं जाए तो अच्छा है, लेकिन पिछले बार से अब की बार अपोजिशन को यहाँ पर बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है। मराठवाड़ा में भी इसी तरह की कुछ स्थिति है। लेकिन मित्रों, कांग्रेस के कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो डीएम के फैक्टर की बात की जा रही है ये उतना सच नहीं है। उल्टा वो ये मानते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया एक प्रचार है, वो इसलिए जानबूझकर किया जाता है कि अगर कांग्रेस को आप रेस्ट्रिक्ट कर दें कुणबी, मुस्लिम और दलित में, तो बाकी जो कम्युनिटीज़ है वो अपने आप बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि वो ये सोचेगी यार ये कुणबी जो है वो अगर कांग्रेस को मत दे रहे हैं तो हम बीजेपी को देंगे, तो बाकी कम्युनिटीज़ जो है वो अपना मत बीजेपी के झोले में डालेगी। इसलिए डीएम के इस तरह से टैगिंग करके प्रचार बीजेपी की तरफ से ही किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि तेली कम्युनिटी भी हमको मतदान करती है, जैसे कुणबी मतदान करते हैं
बीजेपी को, उसी तरह से तेली भी हमको करते हैं। तो ये कास्ट वाला कोई फैक्टर नहीं है, सारे लोग अब की बार कांग्रेस को मतदान कर रहे हैं। और ये जो प्रचार है ये कांग्रेस के मतों में कमी आए और बाकी कम्युनिटीज़ जो है वो विरुद्ध दिशा में चली जाए, इसके लिए किया गया एक प्रचार है, इस तरह से कुछ कांग्रेस के नेता मानते हैं। खैर जो भी है, जो भी सच है झूठ है, इसमें एक बात तो है कि ये तीन जो फैक्टर्स है, दलित, मुस्लिम और कुणबी, इसके अपने अपने कारण हैं जिसकी वजह से ये अब की बार विपक्ष के पक्ष पे ज़्यादा इनके मत पड़ेंगे और जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसके लिए इन कम्युनिटी में से बहुत ज़्यादा उनके लिए स्कोप नहीं बचेगा। इस तरह की कुछ स्थिति महाराष्ट्र में बनी है। अंततः ये जो प्लस माइनस है वो किस और जाता है फाइनली कि दोनों जो गठबंधन है उनकी टैली कितनी रहती है, क्या वो आधी आधी हो जाएगी, क्या भाजपा का जो अलायंस है महायुति वाला वो और नीचे फिसल जाएगा, या फिर महाविकास आघाड़ी को सीटें कम मिलेगी, या फिर महाविकास आघाड़ी बहुत ही जिसको कहते हैं कि अच्छा यश प्राप्त करेगी। ये आज इसका कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला बराबरी का है, इतना तो हम कह ही सकते हैं। और अगर ऐसा है और महाराष्ट्र में मुकाबला बराबरी में छूटता है तो बीजेपी का जो सपना है 400 पार का या फिर बहुमत प्राप्त करने का पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो सपना कहीं ना कहीं खंडित हो सकता है। और मोदी जी का जो सपना है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, वो भी सपना शायद अधूरा रह सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व को बीजेपी के अंदर से चैलेंज मिलना बहुत ही नेचुरल होगा, बहुत ही स्वाभाविक होगा। और उस स्थिति में फिर क्या होगा, ये आज इसकी बात न करें तो ये अच्छा है। जब समय आएगा तो हम उचित समय पर उसकी बात ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।